हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने जो है इंट्रोडक्शन देखा था, हमने जो है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में कितनी परसेंटेज है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी परसेंटेज है उसके बारे में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में हमने। और उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स क्या है उसके बारे में देखा था। फिर हमने जो है उसके बाद हमने जो है एनालिसिस करा था, केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे एनालिसिस करते हैं ये हमने पढ़ा था। हमने केमिकल एनालिसिस करा था इसमें, जिसमें हमने जो है क्या किया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है हमने लिया था। पहले तो हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसमें पीस ऑफ लीवर या वेजिटेबल ले सकते हैं, उसको ग्राइंड करा हमने CL3CCOOH से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पेस्ट बनाया। फिर उसमें हमें दो चीज़ें मिली, छानने के बाद हमें दो चीज़ें मिली, फिल्ट्रेट जो या फिर एसिड सोल्यूबल पूल, जो रिटेंटेड एसिड इनसोल्यूबल पूल। रिटेंटेट में मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा, और जिनका 18 से 1000 डाल्टन तक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये हमने पढ़ा था। तो आज देखते हैं हम आगे जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और जो है एनालिसिस हमें करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सर एक और एनालिसिस के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे बायोमोलिक्यूल डेफिनेशन तक हमें पहुँचना है, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऐश एनालिसिस पढ़ना है, पहले आगे देखते हैं। In higher classes, we will learn about how to analyze a living tissue sample and identify particular organic compound। तो आगे पढ़ेंगे आप कि कैसे एनालाइज करें, लिविंग टिश्यू सैंपल को कैसे अच्छी तरह से एनालाइज करें। ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ा, और ज़्यादा अच्छी तरह से आप मान लीजिए हमने पढ़ा तो और ज़्यादा अच्छी तरह से, और कैसे उसमें से पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नाम दे, कैसे नाम नहीं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। It will suffice to say here that one extract the compound, then subject to extract to various separation techniques till one has separated a compound and form other compounds। In other words की बात करें, नो वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज द कंपाउंड। पहले उसको आइसोलेट करेंगे, फिर उसको प्योरीफाई करेंगे हम कंपाउंड को। तो यहाँ पे हमें मेन है, यहाँ पे ही दिया है, पहले उसको आइसोलेट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको प्योरीफाई करेंगे कंपाउंड को। Analytical techniques, when applied to the compound, give us an idea of molecular formula and the probable structure of the compound। अगर एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू हम देखें तो जो हमें क्या अप्लाई करें अपने कंपाउंड को, तो हमें आइडिया किस बारे में देखें, मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला के बारे में प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं। All carbon compounds that we get from living tissues can be called as biomolecules। तो बायोमोलिकुलर डेफिनेशन यहाँ पे है कि सारे कार्बन कंपाउंड जो कि हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल जो भी सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं हमें मिलते हैं, अलग अलग चीज, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ग्लूकोज, राइबोज, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। ये सारी चीज़ें हम इन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, जो लिविंग टिश्यू से हमें मिलते हैं। इन सारी चीज़ें होती है, और अमीनो एसिड्स हो गया, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds them। तो हमें ही जो है हमें क्या मिले हैं, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें जो ह्यूमन बॉडी में अपने मिले हैं। ह्यूमन बॉडी में देखिए यहाँ पे ह्यूमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। तो हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिए हुए हैं। हाउ डू वी नो दिस, कैसे हमें पता चलेगा। तो हमने कल तो देखा था कि कैसे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम जो है केमिकल एनालिसिस करके उसके जो है अलग अलग उसमें जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं आगे जो है ऐश एनालिसिस करके कि कैसे हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो ये हमें कैसे मिलते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें हम करेंगे ऐश एनालिसिस। तो उसके लिए क्या है, एक वेट वेट होगा। तो इसमें वेट वेट, वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। कोई भी वेट कर लेंगे हम लिविंग टिश्यू का, जैसे लीवर या लीफ हो गया, लीवर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, वेट वेट कहेंगे। कोई वेट वेट है, वेट वेट, WW वेट वेट है, उसे हम ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। उसे हम जो है वेट जो है उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। ड्राई करेंगे उसे आएंगे, फिर उसे हम उस ड्राई हो चुका है, फिर उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। फिर उसे हम क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे, बी मतलब बर्न, उसे बर्न कर देंगे, जला देंगे। तो हमें जो उसके बाद हम बर्न करने के बाद हमें एक ऐश मिलेगी, ए मतलब ऐश, हमें जो है ऐश मिलेगी, उसके बाद एक जो है राख मिलेगी हमें। उसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से लीफ और लिवर, कोई भी वेट दे सकते हैं हम उनको, कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू का हम वेट दे सकते हैं, जैसे लीफ हो गया उसका, लीवर हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, वेट वेट कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेट वेट। और उसे फिर ड्राई कर लेंगे। ऑल द वाटर इवेपोरेट, सारा ड्राई करने के बाद वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, हमारा सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या करने के बाद, ड्राई करने के बाद वाटर इवेपोरेट हो जाएगा सारा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, जो भी उसमें हम फिर रिमेनिंग मटेरियल हमारे पास सूखने के बाद बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट कहेंगे।
नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुली बर्नड, अब उसके बाद हम उसे बर्न कर देंगे, यही मैंने आपको बताया कि उसे हम पूरा जो है बर्न कर देंगे, जला देंगे। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, सारे जो भी इसमें कार्बन कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म्स में, जैसे CO2 हो गया, वाटर वेपर्स, एंड आर रिमूव्ड, और ये सारे इसे जो है रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऐश बचेंगे, उसे उसे उसके बाद जो हमारे पास बचेगा, वट इज़ रिमेनिंग कॉल्ड इज कॉल्ड एन ऐश, उसे हम क्या कहेंगे, ऐश कहेंगे। तो हमने वेट वेट लिया, फिर उसको ड्राई करा, हमने उसको ड्राई वेट कहेंगे, फिर उसको बर्न करा, फिर हमें जो मिला उसे हम कहेंगे ऐश। तो हमें ऐश मिली, इसमें क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसमें जो है, सोडियम, ये सारी चीज़ें इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो भी होते हैं हमें इसमें मिलेंगे, इस ऐश में हमें मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, इसके बारे में जो है आगे देखते हैं। तो हाई आपको क्लियर हुआ होगा, हमने क्या पढ़ा, हमने अभी जो है ऐश एनालिसिस, मतलब ऐश एनालिसिस हमने पढ़ा, ऐश एनालिसिस करा हमने। प्रीवियस वीडियो में केमिकल एनालिसिस पढ़ा था कैसे होता है, उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा कि कौन कौन से होते हैं, इसमें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा। आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे लाइक सल्फेट हो गया, फॉस्फेट एक्सेट्रा, आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल पूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने जो मिले, जैसे सल्फेट फॉस्फेट हो गई, ये भी क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, ये भी एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जवाब लिख लीजिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, ना कि इनसॉल्युबल। Therefore, elemental analysis gives element composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. तो हमें जो elemental analysis हमने करा एलिमेंट्स का, उसमें हमें क्या मिला, लिविंग टिश्यू में अलग अलग कॉम्पोजिशन मिली, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन की फॉर्म में। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स गिवन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक, अपने एनालिसिस कंपाउंड्स का करा, कंपाउंड्स के लिए एनालिसिस करा, वो उसने हमें क्या दिया, अलग अलग ऑर्गेनिक हमें दिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए। जो ऑर्गेनिक है वो आगे फिगर 9.1 में दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है, आपके अलग अलग अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं, ग्लाइसिन, एल्डीन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सीरीन दिया हुआ है। आपके फैट्स और ऑयल्स लिए हम लिपिड्स कहते हैं, ग्लिसरॉल, पाल्मेटिक एसिड, ये दिए हुए हैं। और कुछ जो है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट मतलब न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये टेबल, ये वाली टेबल है, इसको देखते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिले तो उनके बारे में दिया हुआ है हमारे यहाँ पे। लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स, ये अलग अलग हमें जो है मिलते हैं। ये एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं सारे, ये पॉइंट याद रखिएगा, एसिड सॉल्युबल पूल में। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने भी ऐश एनालिसिस के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें क्या क्या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स दिखते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, स्ट्रेस हो गई, सारी हमें जो है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। बट बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, इस चीज़ें हमें जो है दिखाई देती हैं इसमें। जो है हम इसकी बात करें तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम इन्हें इस तरह से क्लासीफाई करेंगे। केमिस्ट्री में हम जो है इनकी बात करते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स की, लेकिन यहाँ पे हम बायोलॉजी में क्या इसकी बात करेंगे, इन किस में क्लासीफाई करेंगे, अमीनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ऐसी सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे अलग अलग दिया हुए हैं, आगे अमीनो एसिड्स हो गया, उसके बाद हमें जो है और चीज़ों में दिया, लिपिड्स हो गया, उसके बारे में दिया। तो पहले अमीनो एसिड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, अमीनो एसिड्स। तो ये क्या है, इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो में ये हो गया अमाइन ग्रुप, अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है जिसमें, अमीनो अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप होता है। और एसिड में कौन सा होता है, COOH, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें। तो ये क्या होता है, अरीना क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स कहते हैं। जब उन्हें सिर्फ एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हैं मिथेन में से, तो इस मिथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, ये H लगा होता है, यहाँ पे भी H लगा हुआ होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे H। जब मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हाइड्रोजन को हमने जो है हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये तीन जो बच गया, C बच गया, इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप कहेंगे, CH3, इसे हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप कहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स होते हैं। और अमीनो एसिड में अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप, और एसिड कौन सा होता है इसमें, COH, इस तरह से लिखेंगे COH और डबल बॉन्ड O, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इन्हें हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स जो हम इन्हें
कहते हैं। इस तरह से तो इनका जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, इसमें हमेशा क्या होगा, एक अमाइन ग्रुप होगा NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, मैंने आपको अभी बताया, डबल बॉन्ड O लगा देंगे, COOH होगा इसमें। तो इस तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो C हो गया, यहाँ पे एक और C लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, COOH बना दिया। यहाँ पे NH2 ग्रुप निकाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा एक R ग्रुप होगा जी, जो कि वेरिएबल ग्रुप होगा। इसकी जगह कोई भी हो सकता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो ग्लाइसिन कहेंगे, इसकी जगह CH3 होगा, मतलब CH3 होगा मिथाइल ग्रुप, एलेनिन कहेंगे। CH2OH होगा, सीरीन कहेंगे। इस तरह से हमें अलग अलग होते हैं यहाँ पे। तो ये आगे हम अभी देखने वाले हैं इनको भी। तो ये वेरिएबल ग्रुप हो गया, वेरिएबल ग्रुप, VG मतलब वेरिएबल ग्रुप होता है। और इसके यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन। तो पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मूला है, इसमें आपको R यहाँ पे हमेशा फिट करना है कि यहाँ पे जो भी होगा वेरिएबल ग्रुप है, इसकी जगह हाइड्रोजन है या फिर कोई और है, तो हमें तीन की बात करनी है, हम तीनों की बात करेंगे यहाँ पे। और ये आगे जो है इनके बारे में बात करते हैं। और ये जो है अलग अलग होते हैं अमीनो एसिड्स भी, एक एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, हाइड्रोक्सिल होते हैं हमारे पास। हाइड्रोक्सिल ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है, सल्फर होता है, और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स और हेटेरोसाइक्लिक, ये सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं। हमारी बुक में सिर्फ ये 3 दिए हुए हैं, बट इनके भी हमें एग्जांपल जो है अलग से दिए हुए हैं, तो इनके एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल में। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइन ग्रुप होगा, इसमें अमाइन कौन सा होता है, NH2 हो गया। एंड एन एसिडिक ग्रुप कौन सा हो गया, एसिडिक ग्रुप में COOH हो गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, डेट अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इनमें क्या होता है, सेम कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। इसलिए हम इनको इन अमीनो एसिड्स को क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स, क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा जाएंगे मिथेन में से, वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। सब्स्टिट्यूट मतलब हटाना। देर आर 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, carboxyl group, amine group and variable R group. यहाँ पे 4 जो है वैलेंसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए 4 सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, मैंने आपको भी बताया। एक हाइड्रोजन होता है इस तरह से, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन लगता है। एक कार्बोक्सिल होता है यहाँ पे इस तरह, सी हो गया यहाँ पे, OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड COOH हो गया। और एक होता है अमाइन ग्रुप, यहाँ पे NH2 लगाएंगे, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हमने। और एक वेरिएबल होता है R ग्रुप यहाँ पे। तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज R ग्रुप से इसको डेग्नेट करेंगे, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स। अब की नेचर के जो R ग्रुप है उसके नेचर के बेस पे अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं काफ़ी सारे। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली 20। तो हमारे पास मेनली जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्म में अक्कर करते हैं, हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। द R ग्रुप इन दिस प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स कुड भी हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे अगर हाइड्रोजन लगा होगा इस तरह COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे भी H लगा होगा, सिर्फ हाइड्रोजन लगा होगा हमारे पास, यहाँ पे NH2 ग्रुप हो गया। इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम कहेंगे ग्लाइसिन कहेंगे। और मान लीजिए मिथाइल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे CH3 लगा होगा, इसमें यहाँ पे C और लगा के 3 लिख देंगे। CH3 लगा होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एलेनिन कहेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखा होगा तो इसे हम सीरीन कहेंगे। CH2 यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे OH, CH2OH है, यहाँ पे ये लगा होगा तो इसे हम कहेंगे एलेनिन कहेंगे। इसे हम कहेंगे सॉरी एलेनिन नहीं, सीरीन कहेंगे इसे हम। 3 of 20 आर शोन इन फिगर 9.1। तो 20 में से हमें 3 दिए हुए हैं। आगे 12th क्लास में भी आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, तो उसमें आप सारे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो अभी पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 देखिए, यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। एक होता है, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया और सीरीन हो गया। ग्लाइसिन में H हो गया, इसमें CH3 मिथाइल हो गया, इसमें CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया, इसमें ये लगा होता है। तो ये हमने अभी बात करी जो है अमीनो एसिड्स की। अभी आगे भी है इनके बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में। अभी एक अमीनो एसिड्स के आगे अब अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे पास। अमीनो एसिड्स अलग अलग होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, एक तो होता है हमारे पास एसिडिक होता है। एसिडिक का एग्जांपल क्या हो गया, एक तो एसिडिक होता है हमारे पास। एसिडिक में कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, COOH ग्रुप लगा होता है एडिशनल। एग्जांपल हो गया एस्पैरेटिक एसिड, एस्पैरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड होता है हमारे पास। ये 2 एग्जांपल होते हैं इसके, एस्पैरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूटामिक एसिड का हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, साइड में NCERT में नहीं है बट आप देख सकते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ का स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा देख लेंगे। COOH हो गया हमारे पास, यहाँ पे NH2 हो गया, और इस तरह से यहाँ पे होता है CH2
यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 होता है, ब्रैकेट बंद करेंगे 2। और यहाँ पे COH मैंने आपको बताया ना अभी, इसमें COH एडिशनल ग्रुप होता है, COOH यहाँ पे R की जगह है। तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया, ये R रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला स्ट्रक्चर किसका होता है, ग्लूटामिक एसिड का होता है। तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पैरेटिक एसिड, एसिड तो आ रहा है नाम में, तो एसिडिक होते हैं ये। और दूसरे हम बात करें बेसिक की, इसमें कौन सा होता है, हमें जो पढ़ना है लाइसिन होता है इसमें। लाइसिन, लाइसिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हमारे पास क्या होता है लाइसिन में। लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, C यहाँ पे H हो गया, COOH हो गया हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़। और इसमें क्या होगा, NH2 हो गया। इसमें क्या होता है हमारे पास, NH2 ग्रुप होता है एडिशनल, CH2 हैज इट इज़। और यहाँ पे 4 होगा, उसमें 2 था, होल ट्वाइस 4 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा हमारे पास। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया पूरा हमारे पास। CH2 4 और NH2 ग्रुप हो गया इसमें वेरिएबल। तो ये पूरा हमारे पास R है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास लाइसिन का स्ट्रक्चर। और होता है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, ग्लाइसिन आता है और हमारे पास एलेनिन आता है। मैं दोनों आते हैं इसमें। ये कौन से न्यूट्रल, मैंने आपको अभी दिखाए हैं दोनों। ग्लाइसिन में H होता है, एलेनिन में CH3 होता है। एक होता है हाइड्रोक्सिल होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास सीरीन होता है, मैंने आपको भी बना के दिखाया था, CH2OH होता है इसमें। और एक होता है हमारे पास थ्रियोनिन, THREO, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन होता है THREO थ्रियोनिन होता है इसमें हमारे पास, हाइड्रोक्सिल में थ्रियोनिन होता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पे होता है वो होता है सल्फर अमीनो एसिड्स होता है। इसमें एडिशनल सल्फर ग्रुप होगा इसमें। एक इसमें होता है, एग्जांपल हम पढ़े थे, इसमें सिस्टीन है, CYSTEIN, सिस्टीन। इसका एग्जांपल क्या है, सिस्टीन। इसमें क्या होता है, CH एज इट इज़ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे COOH बनेगा एज इट इज़, और यहाँ पे NH2 बनेगा। इसमें R ग्रुप में क्या होगा, इसमें CH2 लगा होगा और साथ में इसके साथ क्या लगा होगा हमारे पास, SH लगा होगा, सल्फर ग्रुप यहाँ पे लगा होगा। तो ये वेरिएबल होता है R हो गया। तो ये हमारे पास सिस्टीन का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि सल्फर अमीनो एसिड में आता है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास एरोमेटिक होता है, जिसमें हमारे पास टायरोसिन आता है, फिनाइल एलेनिन आता है। टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये 3 हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड में। एरोमेटिक अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें जो है एज इट इज़ वही, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, COOH होगा यहाँ पे, और यहाँ पे NH2 होगा। इसमें R ग्रुप में क्या वेरिएबल होगा, इसमें लगा होगा CH2, और साथ में हम यहाँ पे बेंजीन बना देंगे। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बेंजीन यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हम बेंजीन लगा देंगे। थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं बना तो इसमें बेंजीन यहाँ पे लगा देंगे। ये वाला कौन सा होगा, R ग्रुप होगा, वेरिएबल ग्रुप होगा। तो ये हमने बात करी टायरोसिन का स्ट्रक्चर, ये है टायरोसिन का T। टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है। एक होता है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट एक और होता है हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसीन हो गया। तो ये होते हैं इसमें। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। अमाइनो के बेस्ड होता है, नेक्स्ट ग्रुप पे कार्बोक्सिल में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, और आर फंक्शनल ग्रुप जो इसमें होता है आर। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अब जो कितने जो अमाइन ग्रुप होते हैं, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, उनके नंबर पे बेस्ड पे अलग अलग टाइप के होते हैं। एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, बेसिक होते हैं। एसिडिक, इसका एग्जांपल हो गया ग्लूटामिक एसिड, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के जो है यहाँ पे बताया था अभी अभी। एक होता है बेसिक, जिसमें लाइसिन आता है हमारे पास। न्यूट्रल में वैलिन आता है, अमीनो एसिड्स। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें होता है टायरोसिन, जिसमें बेंजीन रिंग बनती है। और क्या होता है, फिनाइल एलेनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। तो ये याद करने हैं आपको। पर ये हमने जो है अलग अलग टाइप्स की बात करी। अब इसमें एक होती है ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है। ज्विटर आयनिक फॉर्म के बारे में देखते हैं क्या है। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। तो ये आयनाइज जो है हो सकते हैं आगे, फर्दर जो है आयनाइज हो सकते हैं NH2 और COOH ग्रुप में आगे आयनाइज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आयनाइज हो गया CO ग्रुप, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आ गया है। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अगर सॉल्यूशन में लिया जिसमें अलग अलग पीएच में अलग अलग पीएच होगा, उसके सॉल्यूशन में लेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस। तो स्ट्रक्चर है जो अमीनो एसिड्स का वो जो है चेंज हो जाता है उसमें। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, तो ये हम बी को हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। तो ये ए में क्या हो गया, NH2 से NH3 प्लस हो गया, यहाँ पे आयनिक फॉर्म अब बदल गई इसकी। COH से क्या हो गया, CO माइनस हो गया। तो इसमें जो दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब दोनों में हो सकता है, ये दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये आयनाइजेबल नेचर हो सकता है इनका। इसे हम क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड ज्विटर आयनिक फॉर्म। तो इसमें हम क्या कहेंगे, बी वाले को ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। एज इट इज़ ये CH, यहाँ पे CH है, यहाँ पे R फंक्शनल वेरिएबल ग्रुप है, COH ग्रुप है, और NH3 NH2 होता है, बट यहाँ पे क्या हो गया, CO माइनस हो गया, आयनाइजेबल फॉर्म में, अपने आयनाइजेबल नेचर में आ गया है।
NH3+ हो गया, यहाँ पे माइनस। तो इंटर कन्वर्टेबल है, सिर्फ अकेला ये भी हो सकता है, इसमें COH होगा, या फिर अकेला ये भी हो सकता है CO- और इसमें ये NH2 होगा, या दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, दोनों फॉर्म में करेगा, इसे हम कहेंगे ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इसमें अमाइन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन पढ़ा हमने, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ये हमने जो है एरोमेटिक के एग्जाम्पल पढ़े। तो अलग 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 हमने पढ़े, ज्विटर आयनिक फॉर्म पढ़ी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लिपिड्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पे यही नाम ने जो अभी डिस्कस करा है इसके बारे में, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, इस हाइड्रोजन, इसमें CH3 और इसमें CH2OH। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।